हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। मैं सतीश गुप्ता, राजतलक आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस समय चल रहा है हमारा एमपीपीएससी मेंस टारगेट बैच 2026 और उसके दृष्टिकोण से जीएस थर्ड पेपर का पार्ट बी के अंतर्गत साइंस और साइंस के विभिन्न टॉपिक की चर्चा हम कर चुके हैं। जैसा कि आपको विदित है कि न्यू सिलेबस में जो टॉपिक जोड़े गए हैं वो प्रैक्टिकल साइंस यानी कि व्यवहारिक साइंस के जोड़े गए हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हमने आयुष से लेकर के जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, उनके संदर्भ में हमने डिस्कस किया और मेंस के दृष्टिकोण से ये लाभदायक है। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है पंचकर्म। तो पंचकर्म जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि इसमें 5 क्रियाओं का समावेश है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कारगर साबित होती हैं। उसके बारे में इसके बारे में हम उल्लेख करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से 2 मार्कर के रूप में इस तरीके से बन कर के भी सामने आ सकता है कि पंचकर्म, ठीक है? तो पंचकर्म के बारे में आपको क्या लिखना है? पंचकर्म के बारे में लिखना है कि मनुष्य के शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने की आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, जिसके अंतर्गत 5 क्रियाएं होती हैं: वमन, विरेचन, नस, रक्तमोक्षण और अनवासन बस्ती। ये 5 क्रियाएं होती हैं, ठीक है? अब यहाँ पर उनको क्वेश्चन पूछना होगा, तो एक तो पूछ लेंगे पंचकर्म से क्या आशय है, तो आपको एक तो इसका जवाब 2 मार्कर में अगर तैयार करना है, तो मानव के शरीर से विषाक्त पदार्थ जो विषैला पदार्थ होता है हमारे शरीर में, जो कंबस्टन होता है, जारण होता है, उसके माध्यम से जो विषैला पदार्थ बनता है, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम पंचकर्म कहते हैं। इसके अंतर्गत 5 क्रियाओं का समावेश होता है। तो वमन, विरेचन, नस, रक्तमोक्षण और अनवासन बस्ती। क्वेश्चन यहाँ से 2 मार्कर इस तरीके से भी निकल के आ सकता है कि पंचकर्म में क्रियाओं के नाम बताइए। ऐसा भी क्वेश्चन आपको 2 मार्कर में पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ये पंच क्रियाओं का उद्देश्य क्या रहता है? इसका उद्देश्य रहता है कि आपके शरीर से जो विषाक्त पदार्थ है उसको निकालना, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ और संतुलित बना रहे। ये इसका मेन उद्देश्य होता है। तो ये पंच क्रियाएँ क्या होती हैं आयुर्वेदिक की चिकित्सा पद्धति में? देखिए, हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा रही है, उसमें भारतीय चिकित्सा पद्धति भी काफ़ी प्राचीन है। मतलब चरक संहिता से लेकर के जो आयुर्वेदाचार्य रहे हैं प्राचीन काल के, उनके द्वारा धन्वंतरी से लेकर के चरक से लेकर के जिन्होंने चरक संहिता लिखी है, तो उन्होंने किस तरीके की आयुर्वेदिक प्रणाली को अपनाया जिसके माध्यम से हम शरीर स्वस्थ रहे, ठीक है? तो आयुष में भी आप देखें योगा है, आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद के अंतर्गत इस क्रिया को पंचकर्म क्रिया का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे शरीर में कोई व्याधि है, बीमारी है, वो पनप रही है या बीमारी आगे ना पनपे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तो उसके लिए 5 क्रियाओं की बात इसमें कही गई है। तो ये 5 क्रिया क्या हैं? इनके इम्पोर्टेंस को, इनकी प्रणाली को समझते हैं कि वो किस तरीके से काम करती हैं। तो पाँचों क्रियाओं के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में पंचकर्म आयुर्वेद की प्रक्रिया के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंग जैसे फेफड़ा है, हमारा लंग्स है, मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर है, पसीने की ग्रंथि, ठीक है, पेट आंत से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का काम करता है, ठीक है? तो पंचकर्म प्रत्येक आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है। अलग अलग क्यों हो सकता है? कारण ये है कि हर व्यक्ति का अपना मिजाज एक अलग होता है। उसका जन्म किस परिस्थिति में हुआ, उसका इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है? बहुत सारी चीजें काम करती हैं। आपने देखा हो कई लोगों के जो शरीर की तासीर होती है यानी कि जो नेचर होता है वो कैसा होता है? ठंडा होता है। और ठंडा होता है, अगर उन्होंने थोड़ी बहुत भी ठंडी चीज खाई, जैसे आइसक्रीम खा ली या कुछ भी खा लिया, तो जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है? और इसी तरीके से कुछ लोगों का शरीर रहता है वो काफी गर्मीला होता है, तो आप कितनी भी ठंडी चीजें खा रहे हो उनको कोई असर नहीं होता है, ठीक है? तो उनको गर्मी वाली चीजें ज्यादा नुकसान बताती, तो उसी के आधार पर पंचकर्म की क्रिया की जाती है। और आयुर्वेद में इसको अपनाने से पहले, ठीक है, तो इसमें पंचकर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग होता है। ये शरीर, उम्र, ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है। आपका शरीर कैसा है? आपका शरीर बालपन का है या युवावस्था का है या भ्रूणावस्था का है या जरणावस्था का है यानी कि वृद्धावस्था का है, उसके ऊपर भी पंचकर्म निर्धारित करता है कि पंचकर्म किस तरीके से करना होगा। दूसरा बात करें तो कब आपकी स्टेमिना पावर कैसी है? कई लोग कमज़ोर रहते हैं, कहना चाहिए उनमें नहीं रहती है कि वो ज़्यादा परेशानी को सहन कर सकें, ठीक है? रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? आपका इम्यून सिस्टम, आपका जो इंटरनल इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली होती है, वो किस तरीके की रिस्पॉन्स करती है? इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका पंचकर्म, ठीक है? पंचकर्म पहली बात तो आयुर्वेदिक प्रक्रिया को अपनाने से पूर्व किसी प्रशिक्षित चिकित्सक की सलाह लें और सही तरीके से करें, ठीक है? पहली बार अगर आप पंचकर्म कर रहे हैं, पंचकर्म की क्रिया कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक ट्रेन्ड व्यक्ति होना चाहिए। वो डॉक्टर हो सकता है, वो चिकित्सक हो सकता है, वो आपका योगा गुरु या आयुर्वेदिक
आयुर्वेदाचार हो सकता है, उसके सलाह, उसके मार्गदर्शन और उसकी देख-रेख में करना चाहिए, क्योंकि ये क्रिया एक ऐसी है, अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो पहली बार तो इसी तरीके से, हाँ, 2-4 बार, 10 बार आप कर चुके हैं, आप प्रशिक्षित हो चुके हैं, एक तरीके से आप जानते हैं कि कैसे की जाती है, भले ही आप अपने तरीके से कर सकते हैं। तो पंचकर्म करने से पहले 2 क्रियाएँ की जाती हैं, ठीक है? एक ऑयलेशन और दूसरी फर्मेंटेशन, ठीक है? तो पंचकर्म करने से 2 क्रिया पहले की जाती हैं। पहले क्या की जाती है, ठीक है? एक ऑयलेशन, ठीक है? तो ऑयलेशन प्रक्रिया में मनुष्य के शरीर से में तेल लगाया जाता है। तेल लगाया जाता है, अलग-अलग तरीके से मनुष्य के शरीर में मालिश की जाती है। ऐसा करने से मनुष्य का जो शरीर होता है, उससे विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने में मदद मिलती है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, तेल मालिश की जाती है, उसको तेल लगाया जाता है। तेल लगाया जाता है तो उससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन है वो नम हो जाती है और स्किन के बीच में जो मसल्स वगैरह रहती हैं, इनके बीच में अगर विषाक्त पदार्थ है, तो वो क्या हो जाता है, वो मुलायम हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है? दूसरा, फर्मेंटेशन की क्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया में आपके शरीर से पसीना निकाला जाता है। उसको ऐसी हीटिंग प्रदान की जाती है, जैसे आपने देखा होगा, कई बार हमें बुखार आ जाता है, ठीक है? तो बुखार आ जाता है, तो बुखार आते समय हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए मलेरिया का बुखार है, कोई भी बुखार है, तेज टेम्परेचर है, तो हम रज़ाई और उड़ा देते हैं। रज़ाई उड़ा देते हैं तो उससे क्या होता है, उस व्यक्ति की जो हीटिंग होती है, हीटिंग ज़्यादा होने से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे ज़्यादा हीटिंग होने से क्या होता है, हमारे शरीर में से पसीना निकलता है और जब पसीना निकलता है तो आपके शरीर से विषाक्त पदार्थ भी निकल जाता है, वो ताप भी निकल जाता है और आपका शरीर क्या हो जाता है, एक थोड़ा-सा स्वस्थ महसूस करता है या हम ये कह सकें कि जिसको कहते हैं बुखार उतरना, ठीक है? तो आपने देखा हो हल्का-सा महसूस करते हैं, तो इसी तरीके से इस प्रक्रिया में किया जाता है कि पहले ऑयलेशन किया जाता है, फिर हीटिंग दिया जाता है ताकि उसके शरीर का जो विषैला पदार्थ है वो पसीने के माध्यम से निकल सके, तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में विषाक्त पदार्थ पतला और पानी की तरह हो जाता है ताकि पानी पसीने के रूप में निकल सके। ऑयलेशन प्रक्रिया में क्या होता है, कठोर विषाक्त मुलायम करने का कार्य करता है, ठीक है? जबकि फर्मेंटेशन पसीने के माध्यम से पंचकर्म क्रिया के 5 चरण होते हैं, ठीक है? तो आपने देखा होगा, जैसे मान के चलिए कोई बर्तन है, पुराना है और उसमें आप ऑयली चीज़ें कुछ बना रहे हैं और वो चिकना हो जाता है एकदम से, हम उसको छुटाने की कोशिश नहीं छोड़ते। लेकिन आपने देखा हो नींबू डालने पर या एसिड डालने पर या इस टाइप से डिटर्जेंट पाउडर डालने से उसको घिसते हैं तो वो साफ हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारे शरीर में भी इसी तरीके से कुछ विषाक्त पदार्थ जम जाते हैं, तो उनको नम बनाने के लिए, उनको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए, उनको ठोस से मुलायम बनाने के इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ताकि पंचकर्म क्रिया जो की जा रही है, उससे जो हमारे शरीर का विषाक्त पदार्थ है, वो निकल सके। ठीक है? इसमें 5 चरण अपनाए जाते हैं। 5 चरण में पहला चरण क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। 5 चरण के अंतर्गत पहला चरण हो जाता है बमन। बमन का मतलब समझते होंगे? बमन का मतलब होता है उल्टी करवाना। ठीक है? तो उल्टी के माध्यम से ये चीज़ें निकाली जाती हैं। तो 5 चरण के अंतर्गत पहला चरण हो जाता है जिसका नाम है वमन करना। वमन करना तो वमन चिकित्सा की बात करें, तो वमन चिकित्सा में होता ये है, जैसे आपने देखा हो कई बार लोग डिप्रेशन में जहरीला पदार्थ खा लेते हैं, ठीक है? तो उसके लिए भी उल्टी करवाई जाती है। तो इस प्रक्रिया में मनुष्य को उल्टी करवाई जाती है, उल्टी आने की दवा दी जाती है। इसमें क्या किया जाता है? उल्टी आने की दवा दी जाती है, ठीक है? तो उल्टी आने की दवा दी जाती है ताकि उल्टी के माध्यम से जो भी आपकी आँत में, छोटी आँत में जो कुछ भी है विषाक्त पदार्थ है, वो निकल सके। तो उल्टी करवाई जाती है, तो उल्टी की दवाई दी जाती है। उल्टी के माध्यम से मनुष्य के ऊतकों से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाता है। जिन लोगों को कफ की समस्या होती है, उनके लिए ये क्रिया अधिक कारगर होती है। आपने देखा हो कई लोगों को कफ निकल आता है, बलगम के रूप में निकल आता है, खाँसी के साथ आ जाता है, लेकिन कई लोगों का जो कफ है वो फेफड़े में जम जाता है और वो निकलता नहीं है, वो उल्टी से ही निकलता है। ठीक है? अब जमा हुआ है कफ, व्यक्ति को साँस लेने में दिक्कत हो रही है, उसको श्वसन में दिक्कत हो रही है, ठीक है? तो फिर ऐसी स्थिति में जैसे खासकर आपने देखा हो बच्चों में ज़्यादा ये समस्या रहती है, तो आपने देखा होगा कि उल्टी के माध्यम से उनका कफ निकलता है। तो इस टाइप की दवाई दी जाती है ताकि उनको वॉमिटिंग करने की इच्छा हो और वॉमिटिंग करेगा तो सीधी-सी बात है कि उसमें वो कफ भी निकल जाए। तो ऐसे कफ जो जिनको अस्थमा की बीमारी होती है या मोटापा रोगी होते हैं या जिनको कफ की समस्या होती है, उनके लिए पहला चरण वमन काम काम करता है, यानी कि उल्टी के माध्यम से उनका विषाक्त पदार्थ निकाला जाता है। पंचकर्म क्रिया का दूसरा चरण है विरेचन। तो विरेचन क्या होता है? विरेचन का मतलब होता है मल त्याग करना। तो मल त्याग से आशय क्या, मतलब ऐसी चीज़ें दी जाती हैं कि आपके पेट के अंदर जो भी है, तो उसकी सफाई हो जाए, ठीक है? तो मतलब इस टाइप से चीज़ें दी जाती हैं कि दस्त के माध्यम से लैट्रिन के माध्यम से, मलत्याग के माध्यम से वो चीज़ें सब बाहर निकल जाएँ, तो आंत में ये विषाक्त पदार्थ को निकालने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है? जैसे एंडोस्कोपी की जाती है, तो उससे पहले भी क्या होता है कि
पेट को खाली किया जाता है। पेट को खाली किया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह की दवाई दी जाती है कि आपका पेट पूरी तरीके से साफ हो जाए, मलत्याग के माध्यम से विषाक्त पदार्थ निकल जाए। तो ऐसी मनुष्य को आप आयुर्वेदिक चिकित्सा के रूप में देखा जाए तो विरेचन प्रक्रिया के लिए जड़ी बूटी खिलाई जाती है, जिससे आंत के विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने में काम करती है। जिन लोगों को पित्त की अधिक समस्या होती है, ठीक है, मतलब जिनको लिवर में पित्त ज्यादा बनता है, जैसे पीलिया रोग हो जाता है, जॉन्डिस रोग हो जाता है, मोती जरा हो जाता है, उनके लिए विरेचन प्रक्रिया काफी लाभदायक होती है। इसके साथ ही पीलिया और कोलाइटिस, कोलाइटिस एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं खूनी पेचिश, यानी कि खूनी जो बवासीर टाइप का हो जाता है, खूनी पेचिश हो जाता है, खूनी दस्त लगते हैं, तो उन लोगों के लिए काफी लाभदायक होती है। तीसरा जो चरण है उसका नाम है नस्य। ठीक है, नस्य क्या है इसको समझते हैं कि नस्य प्रक्रिया में क्या होता है कि नाक के माध्यम से औषधि दी जाती है, ठीक है, और आपके सिर वाले भाग का विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने में मदद मिलती है। तो नस्य प्रक्रिया क्या है, तो नाक में कुछ ड्रॉप बूंद तेल जैसे ड्रॉप डाल दिए जाते हैं, और उससे क्या होता है, उससे जो हमारे शरीर का जो ब्रेन है, ब्रेन जब सोचता है समझता है काफी मात्रा में, तो उसका जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, जिसको हम मस्तिष्क का द्रव कहते हैं, तो उसमें भी विषाक्त पदार्थ होते हैं। तो उसको निकालने के लिए अगर वो विषाक्त पदार्थ आंखों में आ जाता तो आंखों से दिखना कम हो जाता है, अगर वो कान में आ जाए तो सुनना कम हो जाता है। तो इसलिए उसका भी निकलना जरूरी है, और उसमें उसके निकालने के लिए नाक के माध्यम से निकाला जाता है। नाक के माध्यम से नाक में कुछ ड्रॉप डाले जाते हैं, और उनके माध्यम से वो नस नाक के माध्यम से वो पदार्थ निकलता है। तो ये प्रक्रिया नस्य कहलाती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि एक जल क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं जलनेति। तो जलनेति में भी यही किया जाता है कि एक हमारे नाक के जो दो स्वर होते हैं, दो नासाद्वार होते हैं, तो एक नेजल चैम्बर्स को बंद करके दूसरे नेवल चैम्बर से पानी को नाक के माध्यम से लिया जाता है और मुंह के माध्यम से निकाला जाता है, और ये प्रक्रिया जलनेति कहलाती है। इसके माध्यम से भी ये जो मस्तिष्क से निकलने वाला विषाक्त विषाक्त पदार्थ है, उसको बाहर निकाला जाता है, निकालने में मदद मिलती है। तो उसी टाइप की ये नस्य प्रक्रिया है। इसमें नाक में औषधि की 2 बूंदें डाली जाती हैं, विषाक्त पदार्थ को निकालने में मदद करती हैं। इस प्रक्रिया के लिए मनुष्य के सिर और कंधों को हल्का मालिश किया जाता है। नस्य पंचकर्मा के लिए व्यक्ति को तैयार किया जाए, ठीक है? क्योंकि ये अपने आप में बहुत उलझापूर्ण रहता है और लोगों को डर भी लगता है इससे। इस प्रक्रिया में व्यक्ति के नाक में एक ड्रॉप डाला जाता है, जो व्यक्ति के सिर के अपशिष्ट पदार्थ को निकाल करके व्यक्ति को, जैसे माइग्रेन की समस्या हो जाती है, सिर दर्द की समस्या हो जाती है, जिनको बालों के झड़ने की समस्या होती है, हेयर फॉल होता है, उनके लिए भी ये राहत देता है। तो इस तरीके से ये काम करता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। चौथा चरण है जिसको कहा जाता है अनुवासन वस्ती। क्या होता है अनुवासन वस्ती? तो अनुवासन वस्ती की बात करें तो अनुवासन वस्ती एक अद्वितीय आयुर्वेदिक उपाय है। ठीक है, चिकित्सा प्रणाली हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये असाध्य पुरानी बीमारियों को निजात दिलाने में सहायता करती है। तो इस प्रक्रिया में मनुष्य के शरीर से विषाक्त पदार्थ को निकालने के लिए कुछ तरल पेय पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। तरल पेय पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, तेल है, घी है, दूध है, ठीक है, तरल पदार्थों को व्यक्ति के मूत्राशय में पहुंचाया जाता है, इंजेक्ट करवाया जाता है, और इस अनुवासन बस्ती के माध्यम से पुरानी बीमारियों को ठीक करने में उपयोगी होती है। खासकर जिनको कब्ज की समस्या होती है, यानी कि कंबस्ट की समस्या होती है या बवासीर की समस्या होती है, उन लोगों के लिए ये रामबाण साबित होता है। गठिया रोग जिनको जोड़ों का दर्द होता है उनके लिए रामबाण साबित होता है। तो अनुवासन बस्ती बात मतलब गैस और कफ तीनों दोषों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस प्रक्रिया को पंचकर्म का आधार भी माना जाता है। तो पंचकर्म का आधार माना जाता है किसको? अनुवासन बस्ती को। ये भी प्री में क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं या 2 मार्कर पूछ सकते हैं कि अनुवासन प्रक्रिया क्या होती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। पंचकर्म चिकित्सा का चौथा पांचवा चरण है, उसको कहा जाता है रक्त मोचन। ठीक है, तो आपने देखा होगा रक्त मोचन यानी कि रक्त का शुद्धिकरण करना। तो रक्त का शुद्धिकरण, अगर रक्त का शुद्धिकरण नहीं होता है तो आपने देखा हो कई लोगों को चर्म रोग हो जाते हैं, जैसे खाज है, खुजली है, बात है, इस टाइप की बीमारियां हो जाती हैं, तो उनके लिए फायदेमंद होता है। तो इसमें रक्त मोचन में क्या किया जाता है, आपके शरीर के खराब खून को साफ किया जाता है। खराब खून की वजह से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए रक्त मोचन की प्रक्रिया बहुत उपयोगी होती है। इस प्रक्रिया में शरीर के किसी खास भाग या पूरे शरीर को खराब खून को साफ किया जाता है। रक्त मोचन जो क्रिया होती है, त्वचा रोग जैसे मुहासे हैं, एक्जिमा है, ठीक है, और दांत खाज खुजली है, तो जो स्किन दर्द स्किन पे वो होते हैं, रोग होते हैं, उनको ठीक करने में लाभ मिलता है। अब इस पंचकर्म क्रिया से लाभ क्या है? तो पंचकर्म क्रिया से लाभ की बात करें तो पंचकर्म मनुष्य के शरीर और दिमाग से विषाक्त पदार्थों को निकालता है। ठीक है, तो पहली बात तो शरीर में जो बात करें वो है विषाक्त पदार्थ है, तो उनको निकालने में काफी मदद मिलती है। ठीक है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है तो आपका दिमाग सही रहता है। ठीक है, दूसरा शरीर स्वस्थ रहता है। पंचकर्म मनुष्य को स्वास्थ्य को बेहतर करता है। अगर पंचकर्म की क्रिया अपनाते हैं तो आपको जो विभिन्न बीमारियां हो जाती हैं वो नहीं होने वाली, और आपका जीवन स्वस्थ रहेगा और लंबा जीवन रहेगा, निरोगी जीवन रहेगा। और कहा ही जाता है हमारे आयुर्वेद में कि पहला सुख निरोगी माया। तो स्वस्थ शरीर होना चाहिए, और स्वस्थ शरीर के लिए पंचकर्म क्रिया को अपनाना चाहिए। पंचकर्म मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है,
तो ये हमारी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून पावर है, उसको बढ़ाता है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। पंचकर्म की ये खासियत रहती है, ठीक है? पंचकर्म मनुष्य की बढ़ती हुई उम्र, कमजोरी को रोकता है। तो इसकी वजह से जैसे आपने देखा हो कई लोग 40 साल के होते हैं, फिर भी बुड्ढे जैसे दिखने लगते हैं। क्यों दिखने लगते हैं? क्योंकि कारण ये है कि उनका जीवन शैली, खान-पान और जीने का जो तरीका है वो स्वास्थ्यदायक नहीं है, बल्कि वो ऐसा भोजन करते हैं जो न्यूट्रिशंस वाला नहीं है, या फिर उनकी जो जीवन शैली है ये व्यवस्थित नहीं है, और आपने देखा होगा जल्दी ही बुड्ढे टाइप के दिखने लगते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि पंचकर्म जैसी क्रिया करते हो, भले ही आप महीने में, 6 महीने में, साल भर में भी एक बार करते हो, तो आपको बुढ़ापा देरी से आता है, आप एनर्जिक रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं। ये इसकी खासियत रहती है, ठीक है? यह शरीर की शुद्धिकरण करता है, तो हमारे शरीर को शुद्धिकरण करता है। मतलब ये जो 5 क्रियाएँ हैं, वमन, अनुवासन वष्टि, नस्य और विरेचन और रक्तमोचन, ये पाँचों क्रियाओं के माध्यम से हमारे शरीर का एक तरीके से पूरी तरीके से फ़िल्ट्रेशन हो जाता है। तो शरीर की जो गंदगी है, जो विषाक्त पदार्थ है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो निकल जाता है, और जब वो निकल जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा, तो सीधी-सी बात है, क्लीन अगर शरीर होगा, तो निरोगी शरीर होगा, तो आपका जीवन बेहतर होगा। तो ये फ़ायदा होता है इसका। मनुष्य क्रिया को मनुष्य पंचकर्म से मनुष्य मजबूत बनता है। पंचकर्म आपके ऊतकों को युवा बनाए रखता है और वजन कम करने में मदद होता है। जिन लोगों को मोटापा की समस्या होती है, उनके लिए पंचकर्म काफ़ी लाभदायक है। तो एक तो वजन कम करने में सहायक होता है। तो इस तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा की जो चिकित्सा पद्धति है, जो नीम हकीमों ने, जो राज्य वैद्यों ने, जो हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने, जो हमारे प्राचीन आयुर्वेदिकचार्य रहे हैं, चाहे वो हम धन्वंतरि की बात करें या चरक की बात करें, उनके द्वारा जो पद्धति बताई है, आज भी प्रासंगिक है, और ना केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसके महत्व को समझा जा रहा है और इसको स्वीकारा जा रहा है। तो आज का समय में हमारा जो एमपीपीएससी का जो सिलेबस बना, तो इसमें व्यवहारिक ज्ञान के रूप में साइंस का ये टॉपिक रखा है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? एक तो परीक्षा के दृष्टिकोण से तो है ही, और जीवन में इसको उतारने के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो आज हमने पंचकर्म क्रिया के बारे में जाना। ये पंचकर्म क्रिया हमारे सिलेबस में जुड़ी हुई है, तो इस पे क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो 2 मार्कर भी आ सकते हैं, 7 मार्कर भी आ सकते हैं, और ओवरऑल क्वेश्चन 200 शब्दों का यानी कि 10 नंबर का भी आ सकता है। तो आज हमने पंचकर्म क्रिया के बारे में जाना। आगे है जैविक घड़ी, तो जैविक घड़ी घड़ी के बारे में यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।